मोदी जी ने एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में बुलाई है। कई बड़े बड़े अधिकारी इस मीटिंग में शामिल हैं, लेकिन मोदी जी की इस हाई लेवल मीटिंग में एनएस से अजीत डोभाल मौजूद थे और उन्होंने मोदी जी को आश्वस्त किया है। हमारे एनएस से अजीत डोभाल को यह पहले से पता था कि यह होने वाला है और इसलिए भारत में सेनाओं को और गुप्तचर विभाग को अलर्ट पर कर दिया गया था। हमारे भारत की सीमाओं में जो भी हमारी सेना लगी हुई है उनको अलर्ट पर रखा गया और किसी भी एक्टिविटी, आतंकवादियों की कोई भी घटना होने लगेगी उससे हमारी सेना और सुरक्षा बल निपटने में सक्षम हैं। ऐसा आश्वासन एनएस से अजीत डोभाल ने मोदी जी को दिया है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद भारत सरकार अलर्ट पर है। मोदी जी ने एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में बुलाई है जो लगभग 4 घंटे चली और उसमें चर्चा हुई कि तालिबानियों के कब्जे के बाद ये जो नया एक परिवेश सामने आया है, नई परिस्थिति सामने आई है, अब इसमें भारत को क्या क्या करने की जरूरत है, किस तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है, जिसमें आपको बताएं भारत के अंदर अभी तक भारत मूल के लोग, जिसमें कि 1600 के लगभग वो संख्या है जो अभी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और अभी तक कई देशों ने अपना दूतावास वहां बंद कर दिया है, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान में अभी तक अपना दूतावास बंद नहीं किया। अधिकारी काउंसलिंग कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं और मोदी जी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीधी नजर बनाए हुए हैं। वो जहां एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि एक एक व्यक्ति को भारत के बचा कर लाया जाए, वहीं मोदी जी डायरेक्ट उस सारे ऑपरेशन को देख रहे हैं और नए हालातों को देखते हुए, भारत की सुरक्षा को देखते हुए ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएस से अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, जो कि हमारी सुरक्षा की समिति की सदस्य भी हैं इस नाते, और कई बड़े बड़े अधिकारी इस मीटिंग में शामिल हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो वहां से दूतावास के कर्मचारी निकाल कर लाए गए उनके बारे में पूरी निगरानी करी कि वो सुरक्षित आ पाए और उसके अलावा जो हमारे सुरक्षा तंत्र से जुड़े हुए अधिकारी थे उनको बाकायदा एयरफोर्स के प्लेन से गुजरात के रास्ते गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पे लाया गया। वो सभी लोग सुरक्षित आ पाए जो हमारी देश की सुरक्षा के मुद्दे से जुड़े हुए थे और बहुत सेंसिटिव पोस्ट पे थे और वहां नौकरी कर रहे थे दूतावास में, तो वो सुरक्षित आए हैं। और अब जो है अगला ऑपरेशन ये है कि जो बाकी लोग हैं उनको क्या किया जाए, क्योंकि ये गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के जो लोग हैं इंडिया में बैठे हुए, वो अफगानिस्तान के गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के लोगों से संपर्क में है, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ जो ये तालिबानी आतंकवादी हैं इन्होंने लोगों को, चाहे वो हिंदू है चाहे वो सिख हैं, उनके पासपोर्ट छीनकर फाड़ दिए हैं। अब उनके साथ समस्या यह है कि वो कोई पहचान उनके पास ऐसी नहीं है, तो जाएं तो कैसे जाएं। और ऐसे में एक बड़ी चुनौती आई है सरकार के सामने भी कि इन हालातों में वो किस तरह से किन लोगों को निकाल कर लाए, अब देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि मोदी जी के ऊपर अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो भारत मूल के लोग और वहां रह रहे थे, जो पिछले कई दशकों से रह रहे थे, उनको भी मोदी जी से उम्मीद है, मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं। वहीं आपको बताएं अफगानिस्तान में भी पुरानी पार्टी जो है, वो पुरानी पार्टी खान अब्दुल गफ्फार की जो पोती है यास्मीन निगार, बाकायदा वो एक पार्टी चलाती है वहां, और यास्मीन निगार ने मोदी जी से उम्मीद जताई है। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये जताता है कि किस तरह से मोदी जी का ग्लोबल एक चेहरा बना है और उनको दुनिया के जो नेता हैं वो किस तरह से भरोसा रखते हैं। तो ये जो यास्मीन निगार है, खान अब्दुल गफ्फार की पोती, ये एक पार्टी की प्रमुख है अफगानिस्तान में, और इन्होंने कहा है कि ये जो आज की डेट में यहाँ तालिबानियों ने घोषणा करी है कि हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं, महिलाओं को भी अपने सरकार में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि ये बोल कुछ रहे हैं लेकिन कल को कुछ भी कर सकते हैं, इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और बाकायदा आपको बताऊं, यास्मीन निगार ने ये कहा है इससे शिक्षा लेने की जरूरत और उन लिबरल्स और वामपंथियों को भी है, ये उवैसियों को भी है
और कांग्रेसियों को भी देखने की है कि मोदी जी पर उन्होंने भरोसा जताते हुए निगार ने ये कहा है कि मोदी जी वो लीडर हैं जिन्होंने विदेशों में फंसे हुए ऐसे कई लोगों की मदद की है। आज मुझे भरोसा है कि मोदी जी हमारी भी इस मुसीबत की घड़ी में मदद करेंगे। यानी एक तरह से मोदी जी पर भरोसा निगार ने जताते हुए ये उम्मीद की है कि भारत में उनको भी रेस्क्यू किया जाए, बचाया जाए, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि जो ये शरीयत लागू हुई है इसके बाद वहां किसी महिला को सुरक्षित छोड़ा जाएगा या उनको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए छोड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि इस समय भारत के जो हालात हैं, पाकिस्तान के साथ जो तल्ख हैं, वो धारा 370 हटने के बाद से ये तल्खी और बढ़ी है और पाकिस्तान ने हमेशा इसका विरोध किया है और वो चाह रहा है कि भारत के अंदर आतंकवादी घटनाएं बढ़ें। और इसीलिए हमने देखा है कि धारा 370 हटने के बाद से एक तरफ हमारे सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं, एक एक आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी ये जो हरकत है वो बंद नहीं करी है और आतंकवादियों को भेजता है। यही पाकिस्तान आज आईएसआई के जरिए हक्कानी नेटवर्क इसने खड़ा किया था अफगानिस्तान में, और जिनको आज तालिबानी हम बोल रहे हैं, इन तालिबानी आतंकवादियों में हक्कानी नेटवर्क के लोग भी अंदर घुसपैठ करके इसको संचालित कर रहे हैं। और ये बहुत खतरनाक बात भारत के लिए भी है कि आज नहीं तो कल ये अफगानिस्तान के जो ये तालिबानी आतंकवादी हैं, चाहे इन्होंने आज ये कहा है कि हम भारत से रिश्ते खराब नहीं करेंगे, भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, भारत के व्यापारी और भारत के अधिकारियों को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में ये लोगों ने अपनी राय रखी है मोदी जी के सामने कि क्योंकि हक्कानी नेटवर्क को चलाने वाला आईएसआई है जो कि पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी है, वो ही सारे आतंकवादियों को भारत में भेजता है, तो वो आईएसआई इन तालिबानी आतंकवादियों के कंधे पे बंदूक रख के भारत के अंदर भी आतंकी गतिविधियों को बढ़ा सकता है, जिसका क्षेत्र कश्मीर हो सकता है, क्योंकि कश्मीर से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से। यानी इस तरह से वो हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादियों को अब पनाह देकर अपने यहाँ और ट्रेनिंग देकर भारत में घुसपैठ करा सकता है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। लेकिन मोदी जी की इस हाई लेवल मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे और उन्होंने मोदी जी को आश्वस्त किया है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जैसे ही ये तख्ता पलट की कार्रवाई अफगानिस्तान में हुई, ठीक उसके तुरंत पहले ही, मतलब हमारे एनएसए अजीत डोभाल को ये पहले से पता था कि ये होने वाला है और इसलिए भारत में सेनाओं को और गुप्तचर विभाग को अलर्ट पर कर दिया गया था। हमारे भारत की सीमाओं में जो भी हमारी सेना लगी हुई है उनको अलर्ट पर रखा गया और किसी भी एक्टिविटी, आतंकवादियों की कोई भी घटना होने लगेगी, उससे हमारी सेना और सुरक्षा बल निपटने में सक्षम हैं, ऐसा आश्वासन एनएसए अजीत डोभाल ने मोदी जी को दिया है। और यही एक उम्मीद भी की जा रही है कि भारत के जो सैनिक हैं वो जाबाज हैं, अफगानिस्तान की तरह वो हथियार डालकर भागेंगे नहीं। और अफगानिस्तान की परिस्थिति कुछ और रही है, वो अंग्रेजों के पले बड़े रहे, ऐशो आराम में रहे, युद्ध कभी किया नहीं, ट्रेनिंग कभी ली नहीं, बस खाते रहे अमेरिका का फ्री में और बस आराम तलब करिए। लेकिन भारत की सेना ऐसी नहीं है। भारत की सेना हर परिस्थिति में, भारत का सैनिक हर परिस्थिति में युद्ध करने के लिए और सदैव तैयार है। और इसलिए एक चिंता जरूर बढ़ती है कि जहां आईएसआई का एक आतंकवादी संगठन ये सब बनाने का काम है और वो भारत में पिछले कई दशकों से आतंकी घटनाओं को बढ़ाने के लिए और अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो इस तालिबानी घटना का समर्थन कर रहे हैं। ये हमारी सेना अफगान के तालिबानी आतंकवादियों से लड़ने में पूरी तरह सक्षम है, कोई शक नहीं है, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क के ही क्यों ना हो, कोई शक नहीं है, एक एक को मार गिराएगी हमारी सेना। लेकिन दिक्कत केवल यह है कि भारत के सीमाओं के अंदर जो ये सफेद पोस्ट बने हुए बैठे हैं,
चाहे वो नेता के भेष में बैठे हों, चाहे वो किसान आंदोलन के भेष में बैठे हों, चाहे वो कहीं बॉलीवुड के कलाकार बन के बैठे हों, चाहे वो लिबरल्स पत्रकार बन के बैठे हों, ये जो हैं इनसे सबसे ज्यादा खतरा हमारी भारत की सुरक्षा को है। क्योंकि हम आतंकवादियों को उनकी दाढ़ी से, राइफल से, बंदूक से, हुलिये से पहचान सकते हैं, लेकिन ये जो देश के अंदर देश के गद्दार बैठे हैं, इनको कैसे आप डिफाइन करेंगे? ये तो कहेंगे साहब मैं तो बॉलीवुड का कलाकार हूं, लेकिन एजेंडा पूरा वो चलाएंगे जो आईएसआई चाहेगी। आईएसआई चाहेगी तो दीपिका पादुकोण दिल्ली में आकर फोटोशूट कराएगी रात को 12 बजे और कहेगी इस देश में हम सुरक्षित नहीं हैं। आमिर खान, सलमान खान, ये जितने खान हैं, ये सब वो बयान देंगे जो पाकिस्तान की आईएसआई चाहती है। आज की डेट में किसान आंदोलन के नाम पर लेकर दिल्ली की सुरक्षा को धता बताते हुए और दिल्ली को खतरे में डालने का काम ये खालिस्तानी मूवमेंट वालों के लोगों के कहने पे, चाहे वो राकेश टिकैत है, चाहे वो कोई और बैठे हैं, ये इनको कोई मतलब नहीं है कि देश में मुसीबत है, देश में आतंकी हमला होने के चांस हैं, लेकिन इनको केवल दिखाई दे रही है राजनीति या दिखाई दे रहा है पैसा, और इनको वो करना है जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाना वाला पन्नू कहेगा या आईएसआई कहेगी। क्योंकि पन्नू को भी कौन कहता है? पीछे से आईएसआई ही उसको फंडिंग कर रही है, चीन उसको फंडिंग कर रही है। तो यहां देश के अंदर बैठे हुए लिबरल पत्रकारिता के नाम पर जो ये इस तरह के लोग हैं, इनसे देश को ज्यादा खतरा है। जो आज तालिबान के इस तख्ता पलट को भी ये कह रहे हैं कि देखिए वहां जो हुआ है ये बढ़िया हुआ है, स्वागत योग्य है, वहां हमारी दीन की सरकार बन गई है। जिनको दीन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, उनकी मानसिकता देखिए कि वो धर्म के नाम पर आज तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं, आईएसआई का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि वही तालिबानी और आईएसआई हक्कानी नेटवर्क वाले लोग अफगानिस्तान के अंदर अगर मार रहे हैं तो अपने ही दीन के लोगों को मार रहे हैं, यानी मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को ही मारने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज ये सब के सब सोशल मीडिया और फेसबुक पे देखोगे तो ये तरफदारी ले रहे हैं। फेसबुक ने इस पर एक्शन लिया है और फेसबुक ने बाकायदा तालिबान से संबंधित जो भी कोई वीडियो और या कोई चीज पोस्ट कर रहा है उनके फेवर में, उन लोगों को बैन करने का निर्णय किया है। क्योंकि फेसबुक ने पाया है कि ये एक आतंकी संगठन है जो पूरी दुनिया में इस तरह से ये आतंक का साया फैलाने का काम कर रहा है। इसी तरह मैं आपको बताऊं, अब कुछ अंदर सोशल मीडिया के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सिख आज मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान के नागरिक हैं, उन्होंने नागरिकता भारत की नहीं ले रखी, अफगानिस्तान के नागरिक हैं, जो 1650 भारत से एप्लीकेशन देकर गुहार लगा रहे हैं हमें बचाओ, इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो अफगानिस्तान के ही निवासी, उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। तो मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं और मोदी सरकार उनको बचाए तो क्यों बचाए? क्या वो हमारे भारत के नागरिक हैं? नहीं। तो वो भारत से क्यों उम्मीद लगा रहे हैं? चाहे वो वहां रहने वाले हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, क्यों? क्या दुनिया का और कोई देश नहीं है जो उन्हें बचा पाए? यही एक बात है जो लोगों को समझनी होगी। सीए का विरोध कर रहे थे उस समय भी, आप देखिए कि जिनको उम्मीद है वो भारत से है। अगर कहीं दुनिया में सताया जाता है, उसको सबसे ज्यादा सुरक्षित यदि कोई देश लगता है तो वो भारत लगता है। यहां तक कि मुसलमान भी जो हैं, अगर कहीं दुनिया में सताए जा रहे हैं और उनको ये कहा जाए कि पसंदीदा देश कौन सा है, कहां जाना चाहते हो, जैसे मैंने खान अब्दुल गफ्फार की पोती का जिक्र किया, यास्मीन निगार का, कि उन्होंने इस्लामिक देशों का नाम नहीं लिया कि वहां जाना चाहती हैं। उन्होंने कहा मोदी जी आपको, आपके ऊपर हमें यकीन है कि आप हमारी मदद करेंगे। यानी सीए को मोदी सरकार ने बड़े सोच समझकर लागू किया था, लेकिन हमारे देश के विपक्ष, लिबरल्स, समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेसी, ये ओवैसी, ये आपीए, ये सब के सब उस समय विरोध कर रहे थे। आज इन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा लगा है कि बेटा मोदी जी हमेशा दूर की सोचते हैं, सही सोचते हैं, लेकिन तुम लोग देश के साथ गद्दारी करते हो और देश के गद्दारों के साथ खड़े होते हो, ना कि देश के साथ खड़े होते हो। आज की डेट में देश को जो सुरक्षा का खतरा पैदा हुआ है वो
देश के बाहर बैठे आतंकवादियों के साथ साथ इस देश के अंदर बैठे हुए उन लोगों से भी खतरा है जो खाते भारत का हैं लेकिन गाते वो आईएसआई का है या पाकिस्तान का है या आज की डेट में वो तालिबानियों की भाषा बोल रहे हैं। वंदे मातरम।